संकट के समय मित्रों और सहयोगियों की पहचान होती है। बिहार में महागठबंधन के सूत्रधार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बड़ी हुई हैं। राजनीतिक भविष्य अंधकारमय है और महागठबंधन में लालू के पार्टनर नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है। नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम रेलवे होटल घोटाले के आरोपियों में है। अपनी छवि को लेकर सतर्क रहने वाले नीतीश कुमार पर दबाव है कि वो तेजस्वी को अपनी सरकार से दूर रखे। ऐसा हुआ तो आरजेडी संकट में फंस जाएगी, क्योंकि पार्टी चलाने के लिए लालू परिवार में ऐसा कोई नहीं है जो घोटालों और बेनामी संपत्तियों के जाल में न फंसा हो। चूंकि नीतीश कुमार ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, इसलिए लालू यादव ने आज आरजेडी विधायकों की बैठक बुलाई और इस बात पर मोहर लगवा ली कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। अब नीतीश कुमार का फैसला होगा, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं। बिहार में महागठबंधन का भविष्य भी नीतीश कुमार के फैसले से तय होगा। नीतीश कुमार ने कल यानी मंगलवार को अपनी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई है। उससे पहले आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू के नेता दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन को कोई खतरा नहीं है। हमारा महागठबंधन एकदम जो है पुख्ता ठीक है। कोई आज इन चीजों के लिए बैठक हुई है। आप देखिए ना, आपने लिया कि हम हमारे विधानमंडल के नेता हैं और जो है हमको 27 हमारा निशाना है 27 देश बचाओ भाजपा भगाओ एक निशाना है और जो है कुछ नहीं। मैंने आपको पहले जवाब दे दिया। कल जो है वो हमारी पार्टी की बैठक है। बातचीत करके कल की बैठक के बारे में सोचेंगे कि यदि मान लो वहां की बैठक में हम नहीं गए तो फिर हम जाएंगे, लेकिन नीतीश जी तो वहां रहेंगे, उन्होंने बैठक बुलाई है। इसके बाद ये बात पूछने की क्या जरूरत है? विपक्ष का काम है अपना डिमांड करना, उचित अनुचित देख करके मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय करेंगे। और जब विपक्ष मांग करता है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे, तो विपक्ष को भी उसी तरह से एक्ट करना चाहिए। जब विपक्ष खुद उस परिपाटी को ग्रहण करेगा तब तो आग्रह करेगा किसी और को भी ग्रहण करने के लिए। आप खुद उस तरह की परिपाटी को ग्रहण नहीं किए हुए हैं, आप विपक्ष से आग्रह करते हैं कि आप ग्रहण किए, तो ये तो उचित नहीं है कि आपके लिए कानून कुछ होगा, दूसरे के लिए कानून कुछ होगा। हम अपनी महाबहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए हम आपको मेहमानों से अपना परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला, बीजेपी के नेता हैं, पूर्व पत्रकार और सामना के संपादक रह चुके हैं। शोभा ओझा कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समीर कुमार महासेठ मधुबनी से विधायक हैं, बिहार आपदा प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं और आरजेडी से हैं। अरविंद मोहन जी 30 साल का पत्रकारिता का अनुभव है, पत्रकार होने के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषण भी है। तो आइए इस महाबहस को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा अनकन्वेंशनल शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम नेताओं के पास जाते हैं, लेकिन आज एक पत्रकार के पास जाते हैं। जेडीयू के लोग इस डिस्कशन में किसी को भेजने को तैयार नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि उस मुद्दे पर किसी से वाद विवाद किया जाए या फिर कैटेगोरिकल बयान दिया जाए। ऐसे में अरविंद मोहन जी सिर्फ शरद यादव बोलते हैं बच बच कर, केसी त्यागी बोलते हैं बच बच कर, लेकिन नीतीश कुमार की खामोशी, क्या ये महागठबंधन के लिए खतरा नहीं है? क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं, हम जितना जानते हैं नीतीश कुमार के लिए उनकी इमेज बहुत महत्वपूर्ण है। इमेज की पॉलिटिक्स में नीतीश जी बहुत ज्यादा जोर देते हैं, जोर देते रहे हैं और इसीलिए कई दफे अभी के राष्ट्रपति चुनाव समय वो जो अपने कदम है उस पे भी उलट गए हैं, क्योंकि उनको लगा कि इससे इमेज हमारी बेहतर होगी अगर कोविंद जी को सपोर्ट करें। तो इसलिए इमेज के प्रति बहुत ही सावधान हैं। इसी तरह के मुद्दों पे पहले इस्तीफा ले चुके हैं अपनी पार्टी में, तो इसलिए अब उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर अगर एफआईआर हो चुका है तो निश्चित रूप से वो चाहेंगे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर न रहें। लेकिन 80 एमएलए का सपोर्ट है और उनके सपोर्ट के बगैर सरकार जाने वाली है। अगर कैसे जाएगी? बीजेपी साथ आ जाएगी, बाहर से समर्थन दे देगी। नंबर तो रहते हैं, 129 का नंबर रहेगा, 122 के आसपास मेजॉरिटी। अब इस पोजीशन में अगर वो बीजेपी से सपोर्ट लेके पॉलिटिक्स करते हैं तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए आखिरी ही आत्मघाती होगा। ये आखिरी स्टेप ही होगा। इसके बाद की पॉलिटिक्स उनको मुश्किल होगी, क्योंकि बीजेपी जिस स्टेज पर अभी है, पिछली दफे बीजेपी ने उनको प्रोजेक्ट किया था। एक छोटी पार्टी के नेता के बावजूद उनको बीजेपी ने सुशील कुमार मोदी को पीछे किया और उनको प्रोजेक्ट किया, क्योंकि ओबीसी पॉलिटिक्स को वो सूट बेहतर करते थे और फिर अपने काम से उन्होंने अपनी छवि बनाई, अपना कद बनाया। लेकिन इस बार अगर वो बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी उनको निगलने ही का काम करेगी और फिर
अपने हिसाब से लीडर प्रोजेक्ट करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस स्टेज पे आके वो अब बीजेपी की तरफ देखेंगे। उसकी तुलना में ये चुप्पी शायद उनको ज्यादा सूट कर रही है। नहीं, लेकिन चुप्पी रखेंगे कब? कभी तो पत्रकारों के सामने आएंगे। आज उन्होंने जनता दरबार कैंसिल कर दिया, लेकिन कभी तो कैमरों का सामना करना पड़ेगा, कभी इस बात का भी सामना करना पड़ेगा कि आप आज जिस परिवार से जुड़े हुए हैं उस पर केस ही केस है। नहीं, और कल अगर मीटिंग होनी है तो उस मीटिंग में भी कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ कहना पड़ेगा। और चुप्पी साध लेंगे, इतने से सारी समस्या खत्म नहीं होने वाली। जो गठबंधन के अंदर है या जो बाहर इतना कुछ चल रहा है, सीबीआई छापे से लेके ईडी के नोटिस तक और एफआईआर तक, वो सब चीजें रुकने वाली नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल है तो पहले दिन से आपको सपोर्ट करना चाहिए था अपने गठबंधन के पार्टनर का, अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, या फिर आपको सीधे एक लॉ अगर अपना कोर्स ले रहा है तो आपको उसको उसका काम करने देना चाहिए था। और उस पॉइंट पे आके फिर आप कहते ठीक है। समीर कुमार जी, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि नीतीश कुमार ने यह भी नहीं कहा कि कानून अपना काम करे, ये भी नहीं कहा कि मैं तेजस्वी को हटाऊंगा नहीं हटाऊंगा, अपने पत्ते आज तक नहीं खोले। क्या आरजेडी इसको लेकर डर रही थी, जिसी के चलते उसने आनंद फानंद में आज विधायकों की बैठक बुलाई? क्योंकि आज तक कभी रैली करवाने के लिए और उसकी तैयारियों के लिए विधायकों की बैठक कभी नहीं हुई। आज तक लालू जी डिक्टेट करते रहे, विधायकों की बैठक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कभी नहीं हुई। हालांकि उपराष्ट्रपति में विधायकों का कोई रोल नहीं है, लेकिन जो संकेत आ रहे हैं उससे यही संकेत आपकी पार्टी को नहीं बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार आपसे कन्नी काटना चाहते हैं धीरे से? देखा जाए चौरसिया साहब, सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी आज के नेता नहीं है और वो जमीनी नेता है, चीजों को समझते हैं। और आज ही नहीं, 3-4 मई को राजगीर में जब सम्मेलन हो रहा था तभी ये 27 अगस्त की बात हुई थी। और 27 अगस्त को सिर्फ गांधी मैदान नहीं भरो, पटना भरो का आंदोलन है। और वो इस रूप में है कि जैसे पूरे बिहार में और दिल्ली में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी शिकस्त खा गई। उसका मुख्य कारण था कि उसके 77 तरह के कार्यक्रम होते हैं बिहार में और दिल्ली में भी, लेकिन जहां महागठबंधन बना वो शिकस्त खा गई। ठीक उसी प्रकार आप राष्ट्रपति के इलेक्शन में आदरणीय लालू प्रसाद जी बढ़ करके उन्होंने 22 तारीख का डेट निर्धारण था और उसके आधार पर निर्णय लेने थे, निर्णय हुआ भी। और आदरणीय मीरा कुमार जी को हम लोगों ने 17 पार्टी ने निर्णय किया। अब आप आगे का निर्णय करने से क्या होता है? वो हार रही है भाई समीर जी, वो हार रही है, ये साफ है। अंक गणित ये कहता है कि मीरा कुमार हार रही हैं। और दूसरी बार आप कह रहे हैं कि लालू जी बहुत पुराने नेता है। मैं मानता हूं लालू जी बहुत पुराने नेता है, शायद जितनी हमारी उम्र होगी उतना टाइम उनको राजनीति में हो चुका होगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि लालू यादव शायद इकलौते ऐसे नेताओं में से हैं जो इतने बड़े नेता होने के बावजूद किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकते। म्यूनिसिपैलिटी से लेकर राष्ट्रपति तक का कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। वो बताइए, ऐसे नेता कितने भी जमीन से जुड़ जाएं लेकिन उन पर शक के सवाल तो उठेंगे। नहीं, आप संविधान बदलना है अगर देश में, तो आज संविधान के तहत क्यों आप चेंज करने की बात कर लेना कि भाई आप आगे मैंने आप लोकसभा में लाइए कि जिसके ऊपर किसी तरह के का एफआईआर लॉन्च होगा आप रिजाइन कर दीजिए। एमपी हो, एमएलए हो, हर एक आदमी रिजाइन कर दे। लेकिन जहां पे इस तरह की कोई बात, लेकिन ये तो तय हो गया ना जो सजा याफ्ता हो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। सिर्फ अरे समीर जी, ये तो तय हो गया ना जो सजा याफ्ता है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। लालू जी सजा याफ्ता है, क्यों में पहुंची, शायद इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकते। बड़ी सीधी सी बात है और आपकी पार्टी को इस बात को मानना पड़ेगा। अगर अब तेज प्रताप, तेजस्वी, मीसा भारती, शैलेश, उनकी 2 बेटियां और ये सब अगर दुनिया भर के केसेस में फंस जाती हैं तो लालू परिवार का राजनीतिक भविष्य तो चौपट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को कि जब 27 अगस्त का जहां पे जितना भारतीय जनता पार्टी आज परेशान कर रही है, जनता इससे बहुत खुश नहीं है। जनता जमीन पर देखना चाह रही है लालू प्रसाद जी को। आप ठीक है,
इलेक्शन के इस दायरे से हट करके सोचे, जहां पे पूरे लीडरशिप पे पूरे इंडिया में लालू जी का बैकवर्ड लीडर के तहत उनको माना जाता है। आज क्या करने से कौन सा बखलाहट है? आप 27 अगस्त का रैली आपने फिक्स किया, और जहां फिक्स किया चारों तरफ से ईडी हो, सीबीआई हो, सबका कि नहीं आप भूचाल ला दिए हैं। आप निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि इतने दिनों के अंदर इस केस को आप फाइनल करना है, लेकिन ये कहां से 27 तारीख तक सारे चीजों का प्रक्रिया में आप लाना चाहते हैं? तो ले अवे जनता इस चीज को देख रही है कि एक परिवार को, एक व्यक्ति को आप किस ढंग से परेशान कर रहे हैं। तो आप ये मान के चले, ठीक है, पूरा बिहार नहीं अपितु पूरा देश देख रहा है कि इस तरह का जो, ठीक है समीर जी, आपकी बात समझ चुका हूं मैं, आपकी बात समझ चुका हूं। प्रेम शुक्ला जी से यही पूछते हैं। प्रेम शुक्ला जी, जो आरोप आरजेडी लगा रही है, जो आरोप जेडीयू के कुछ नेता दबे छुपे शब्दों में लगा रहे हैं, जो आरोप खुलकर कांग्रेस लगा रही है, वो ये है कि आप सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप लालू यादव के परिवार की राजनीति को खत्म करने के लिए, क्योंकि जब तक उनकी राजनीति खत्म नहीं होती तब तक बीजेपी का बड़ा विकास बिहार के अंदर संभव नहीं होगा। इसलिए ये तमाम कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए तमाम ये जांच हो रही है और छापे पड़ रहे हैं। देखिए, यहां सत्ता के दुरुपयोग का मामला सीधे सीधे प्राइमा फेसी जिसके सारे एविडेंसेज हैं वो तो लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ है, और लालू प्रसाद यादव परिवार के खिलाफ सत्ता का दुरुपयोग कर बेहिसाबी संपत्ति जमा करने की शिकायत होने के बाद सीबीआई जो एक स्वायत्त संस्था है, प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो एक विरोधी दल के राजनेता हैं। क्या इस तरह की कोई संवैधानिक प्रावधान लाने की स्थिति है क्या इस देश में कि लालू प्रसाद यादव, चूंकि वो चुनाव, उनका परिवार एक चुनाव जीतने में कामयाब रहा है, इसलिए उसको सत्ता का दुरुपयोग करके बेहिसाबी संपत्ति अर्जित करने के बावजूद, उसके प्रमाण होने के बावजूद उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? क्या इस तरह की संवैधानिक स्थिति राहुल गांधी के जमाने में कांग्रेस लाना चाहेगी? और प्रश्न यह पैदा होता है कि नीतीश कुमार जो हमेशा नीतियों के आधार पर, यानी नरेंद्र मोदी जी के समक्ष लोकसभा का चुनाव, वो विधानसभा का चुनाव नहीं था, लोकसभा के चुनाव में पराभव के बावजूद उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा देकर दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। कहीं पर भी अगर किसी के खिलाफ भी अगर कहीं बड़ी तारीफ कर रहे हैं नीतीश कुमार की, उसी जीतन राम मांझी को आपने साथ ले लिया। प्रेम शुक्ला जी बड़ी तारीफ कर रहे हैं अभी नीतीश कुमार की आप, उन्हीं जीतन राम मांझी को ये कह के कि ये दलित विरोधी है, उन्होंने महादलित को फिर हटाया, तो उस महादलित को साथ लेना भी जरूरी थी ना। आज महादलित कहाँ है? वो भी हमने बनाया, हम तारीफ नहीं करते अगर नहीं, वो महादलित आज कहाँ है? ये भी ये पक्ष है ना, एक पक्ष है भी, वो महादलित अपनी विधायक है, उसको चुनाव में टिकट दिया गया, 2 सीटों से लड़ा, 1 सीट पर विधायक है। उस महादलित के बारे में हमारा जो सौहार्द है वो तो बना हुआ ही है, हमारे सौहार्द में कोई कमी नहीं आई। नीतीश कुमार में कुछ परिवर्तन आए हैं कि जिनको वो जंगल राज वाला लालू यादव कहते थे, जिनके जंगल राज को खत्म करने का संकल्प लिया था, आज वो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ FIR होने के बावजूद राजनीति में उनकी थोड़ी सी मजबूरी है, उनको चुप्पी साधना पड़ रहा है। एक नीतिज्ञ व्यक्ति को सत्ता के चलते अपनी नीतियों में समझौते की स्थिति आई है, ये दिखाई दे रहा है, परिलक्षित हो रहा है। ये दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार ने अपनी नीति बदली है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का दावा है। लेकिन शोभा जी, कांग्रेस क्या डरी हुई है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है उसने जो महागठबंधन बनने वाला था 2019 के चुनाव के मद्देनजर, जिसको लीड करने के बाद नीतीश कुमार जी कांग्रेस को कह रहे थे और कई सारी बातचीत हुई थी, ये भी हो रहा था कि नीतीश कुमार जी को कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए और सोनिया गांधी जी उसकी पैट्रन हो और उसके बाद एक महागठबंधन बने। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो डेवलपमेंट बिहार में हुए हैं उसके बाद ये खतरे में पड़ गया है। आप भी हिचकेंगी लालू यादव से कोई महागठबंधन करने में? ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी और तेज प्रताप को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद के नाम पे मोरलिटी के आधार पर? जो हालात आज देश में है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है तमाम, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई का, क्या मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाले से बड़ा कोई घोटाला इस देश में हुआ है? क्या राजस्थान के माइनिंग घोटाले का
कोई जवाब है इनके पास? क्या पीडीएस का घोटाला छत्तीसगढ़ का ये भूल रहे हैं? पीडीएस का घोटाला छत्तीसगढ़ का ये भूल रहे हैं? मुझे बताइए किस स्टेट में ईडी या सीबीआई का छापा पड़ा और इनके नेताओं की कोई इंक्वायरी हुई हो, जबकि छत्तीसगढ़ के रमन सिंह से लेके उनके बेटे सब पे आरोप लगे, वहां शिवराज सिंह चौहान पे लगे, यहाँ वसुंधरा राजे पे लगे। कौन सा ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा यहाँ? ये तो सीधे सीधे राजनीतिक विद्वेष के चलते, जिस तरह से जहां जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं वहां लोकतंत्र पे जूता मारते हुए ये भारतीय जनता पार्टी कैसे भी गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे मैंने उत्तराखंड देखा, चाहे हिमाचल हो, चाहे अरुणाचल हो, तमाम जगह माफिया सोनिया गांधी ये कल्पना कर तमाम जगह। प्रेम शुक्ला जी आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं जूता मारना। प्रेम शुक्ला जी आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? आप बोलेंगे तो अपशब्द बोलेंगी, मजाक उड़ाने में लगी हुई, आप बोलेंगे तो लोकतंत्र का अवमानना करेंगी। लोकतंत्र का जूता मारने क्या मतलब होता है? लोकतंत्र में जूता मारने क्या मतलब होता है? कर रहे हैं नहीं, लोकतंत्र के जूता मारने क्या मतलब होता है? इस मुहावरे का जवाब बताइए। नहीं, आप अपने ज्ञान का सदुपयोग करके कृपया बताइए लोकतंत्र को जूता मारना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? आप एक लोकतंत्र को जूता मारना इस मुहावरे का क्या उपयोग है? एक डिक्टेटोरियल सरकार चला रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? बताइए कि मध्य प्रदेश लोकतंत्र को जूता मारना, जो सहारा को जूता मारना, यानी श्रीमती सोनिया गांधी लोकतंत्र को जूता मारने का धरना करती थी। दाल स्कैम है उसकी कौन सी? डॉक्टर मनमोहन सिंह लोकतंत्र को जूता मारा करते थे। जब सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट तोता करता तो लोकतंत्र को जूता मारा जा रहा था। प्रेम शुक्ला जी सीबीआई को सोनिया गांधी लोकतंत्र को जूता मारा जा रहा था। आप लोकतंत्र को किनारे क्या हालत है? राहुल गांधी सरकार चला रहे हैं, आप एक तानाशाह सरकार चला रहे हैं, आपकी मर्जी से हो। अच्छा, मुझे लगता है इसको फ्री फॉर ऑल ना बनाए प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी, शोभा जी, इसको फ्री ऑफ ऑल ना बनाए। प्रेम जी जवाब देने दीजिए शोभा जी को, फिर आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। जी शोभा जी। देखिए प्रेम शुक्ला जी, जिस तरह से सरकार चल रही है उस तरह से चलाने की कोशिश मत करिए। आप जिस तरह से सरकार चला रहे हैं ना उस तरह से डिबेट जूते मारने का मतलब तो बताइए। मतलब आप इसका मतलब आपको मतलब नहीं मालूम, ऐसे फेंके जा रही है लोकतंत्र में जूते मारने का मतलब बताइए। समझते हैं आप जाने हैं, कोई समझता नहीं है। कृपा करके आप जो कर रहे हैं ना एग्जैक्टली वही मतलब है। आप जो कर रहे हैं वही एग्जैक्टली मतलब है। ये माफियावाद चल रहा है, आपकी सरकार कर रही है वही एग्जैक्टली मतलब है। आपका शाब्दिक दिवालियापन है, आपका शाब्दिक दिवालियापन है। आपके चेहरे आप दिवालिया हो रहे हैं, आप दिवालिया हो रहे हैं, आपकी सरकार दिवालिया हो रही है, तभी इस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र जो है उसका प्राकृत आप लोकतंत्र में जब चुनी हुई सरकारों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बता पा रही लोकतंत्र को जूता मारना क्या होता है और कैसे? अच्छा चलिए यहाँ से आगे बढ़ते एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, हमारा रिकॉर्ड अटक जाएगा, फिर दोनों चीजों पर अटक जाएगा, इसलिए मैं दोनों को थोड़ा शांत कराता हूँ। और प्रेम जी प्लीज शोभा जी के बीच में मत बोलिएगा, क्योंकि क्या है हमारे दर्शकों को कोई बात समझ नहीं आती है। लेकिन अरविंद मोहन जी अगर दो आवाज एक साथ क्लैश करती है। अरविंद जी, सवाल बड़ा ये है कि आज लालू ने नीतीश कुमार से पहले, नीतीश कुमार ने कल अपने लोगों की मीटिंग बुलाई है, आज लालू ने क्यों बुला दी और ये क्यों कहलवा दिया कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे? क्या ये नीतीश पर काउंटर दबाव डालने की रणनीति थी? मुझे लगता है कि बेहतर होता अगर आज शोभा जी बोल रही हैं या महासेठ बोल रहे हैं कि बीजेपी करा रही है ये सब कुछ, और नीतीश कुमार की चुप्पी का भी एक मतलब हम सब लोग ये लगाते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपनी इमेज और इसकी पॉलिटिक्स भी साथ चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें ज्यादा बढ़िया होता कि इस्तीफा दे देते कम से कम केस तक, तो ये दोनों को बेहतर जवाब होता। आज जो उन पे चारों ओर से अटैक हो रहा है, नहीं अगर इस्तीफा दे देते हैं तो लालू जी को पता है नीतीश कुमार पूरी सरकार को ऐसे कर लेंगे कंट्रोल। अभी सरकार में तेजस्वी या तेज प्रताप अलग क्या कर रहे हैं, उनकी अलग क्या नीतियां हैं। पद पे तो बैठे हुए ना अरविंद मोहन जी। नहीं तो नेता को क्या कार्य होती है? कुर्सी। नहीं आरजेडी को तो कोटा जो है वो मिला हुआ है, वो कोटा और मिलता। अगर मान लीजिए एक पद खाली हो जाता तो एक और कोई बन सकता था। लालू सोचिए जब जेल जा रहे थे उन्होंने राबड़ी देवी को बना दिया। वही नहीं हुआ। इस चुनाव में महागठबंधन ने जितना बढ़िया परफॉर्म किया
और आरजेडी ने जितना बढ़िया परफॉर्म किया और लालू यादव जेल जाने और सजायाफ्ता होने के बावजूद उन्होंने जो पॉलिटिक्स की उसकी सब लोगों ने सिर्फ इसलिए तारीफ की कि उन्होंने आगे बढ़ के गठबंधन किया और नरेंद्र मोदी के रथ को रोका इस गठबंधन ने। तो अगर उस समय अपने बेटों को वो न बनाते तो उनका कद आज के तारीख में देश की पॉलिटिक्स में काफी बड़ा होता। तो उन्होंने तब जो गलती की थी, अभी एक सुधारने का अवसर था। अगर वो लेकिन शायद लालू जी ऐसा ना सोचते हो, तो शायद लालू जी ऐसा ना सोचते। तभी राज्यसभा हुआ तो फिर विसा को दे दिया, फिर तो एक अपने तो सेट करना था ना, दोनों बेटे राज्य की राजनीति में रहेंगे और बेटी वो भी नहीं है। एक मजबूत वकील ऐसा रहेगा जो सबसे बचाएगा। तो मुख्य चिंता पार्टी आइडियोलॉजी सेक्युलरिज्म की जगह अपना परिवार, अपनी प्रॉपर्टी, अगर आप यही बार बार दिखाएंगे तो आप पे अटैक होंगे ही और आपका कद धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि आज नीतीश कुमार चुप्पी साध रहे हैं और कहीं मैनेज कर रहे हैं, कल को नरेंद्र मोदी और अमित शाह आपको मैनेज करना शुरू करेंगे, क्योंकि अपना कद आप पहले अपने फैसले से घटाते हैं। समझिए, आप अपना कद अपने फैसलों से घटा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त तेज प्रताप और तेजस्वी को स्टेप डाउन कर देना चाहिए और नीतीश कुमार चाहे तो इस्तीफा मंजूर कर ले, चाहे तो इस्तीफा ना मंजूर कर ले? आज तेजस्वी और तेज प्रताप को नैतिकता के अधिकार पर यह करने की इच्छा क्यों नहीं है, या आप लोग क्यों मना कर रहे हैं कि ना वो इस्तीफा ना दे? हम कह रहे हैं दीपक भाई, अभी ऐसी कोई परिस्थिति है भी नहीं। कहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं और कहां से बेचारी मैडम कांग्रेस की कितना सही बोल रही थी, लेकिन वो तो बोलने नहीं देते हैं। हमारा ये कहना है कि जिस रूप में आज जो जितना भी पूरे देश में आज तक के इतिहास में जितना सीबीआई को आज ये लोग बदनाम करते थे, आज इनके ही द्वारा इतना ज्यादा इनको टारगेट मिलता है कि आप विरोधियों को इतने जगह पे फंसाइए, ये तैयारी करिए। ये भारत के प्रधानमंत्री और ये इन लोग का ये आ गया है। हमारा ये नहीं कहना है, जो आप कानून है आप संविधान बदल दीजिए, कहिए कि संविधान बदल करके कि जिस पर एफआईआर लॉन्च होगा उसको रिजाइन करना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर रिजाइन करने के लिए कोई तैयार रहेगा। लेकिन इस तरह से प्रवक्ता महोदय को कहिए कि कम से कम कोई दूसरे पार्टी के लोग बोलते हो तो कम से कम संयम से काम ले। अच्छा नहीं लगता है, पूरा देश देख रहा है कि दीपक चौरसिया जी हैं, उनके एंकरिंग में कोई देख रहा है तो कम से कम उस चीज को लोग तारीफ करेंगे। तब हम चाहेंगे क्या? नहीं, मुझे लगता है कि हम इस वाद विवाद में न पड़े, नहीं तो अन्यथा हम व्यक्तिगत आरोपों में लग जाएंगे। प्रेम शुक्ला जी, 1 मिनट, मुझे शोभा ओझा जी के पास जाना है। शोभा ओझा जी, क्या कांग्रेस को भी नहीं लगता कि महागठबंधन पर खतरा है? क्या नीतीश कुमार का राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के साथ जाना, नीतीश कुमार का तेजस्वी और तेज प्रताप की बातों पर खामोश रहना, रेट पर खामोश रहना, क्या ये नहीं बताता है कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों के लिए असमंजस है, गठबंधन पर खतरा है और 2019 के गठबंधन पर तो और ज्यादा? देखिए, गठबंधन को कोई खतरा नहीं है। एक बार नहीं 10 बार खुद शरद यादव जी बोल चुके हैं उनकी पार्टी की तरफ से कि कोई खतरा नहीं है गठबंधन को। और जहां तक बार बार भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश अवश्य कर रही है कि गठबंधन को कैसे भी तोड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि गठबंधन बना रहेगा तो वो किसी भी हालत में कोई चुनाव आगे जीत नहीं सकते। जो हालात आज चल रहे हैं, जो वादे इन्होंने देश से किए थे, आज किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान को टेररिस्ट की तरह गोलियों से भूना जा रहा है। आज युवकों के पास रोजगार नहीं है, जीएसटी का इन्होंने पूरा कूड़ा कर ही दिया है, नोटबंदी की असर अब दिख रहा है। मेरे ख्याल से हम रिटोरिक में ना पड़े, नाम रिटोरिक में ना पड़े शोभा जी, हम विषय पर हैं। मेरा सवाल ये है जो आप शायद समझ नहीं पाए। 1 मिनट सुनिए, मेरा सवाल ये विषय से ही जुड़ा हुआ है और उससे ध्यान बटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास दंगे कराओ, लोकतांत्रिक तौर पे चुनी हुई पार्टियों को तोड़ो और कैसे भी एन प्रकार सत्ता में आओ, वोट कबाड़ो, उसके अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। और वही नहीं तो कांग्रेस सत्ता में आने की कोशिश करते हैं तो बीजेपी ना करे। मैं लॉजिकल बात कह रहा हूँ, प्रेम शुक्ला जी को भी आपको भी कह रहा हूँ कि आप दोनों वोट बैंक की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, राजनीति ये करते हैं। आप दोनों वोट बैंक की पॉलिटिक्स पर बात करते हैं, आप दोनों कहते हैं कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन दोनों पार्टियां सत्ता में आने के लिए तो कर रही है। राजनीतिक पार्टी जो भी करती है वो सत्ता में आने के लिए करती है। मेरा सिर्फ सीधा सवाल है हाँ या ना में, क्या बदली हुई परिस्थितियों में
2000 सत्ता में आप अगर जनता के वोट से जीतते तो चलता, पर आप तो लोकतंत्र को खत्म करके एक डिक्टेटोरियल सरकार की तरह आप काम कर रहे हैं। अब ये मत बोलिए, देखिए 2014 में आप कैसे ला रहे हैं सब जानता है, आप 44 सीटों तक सिमट गए। ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स, डबल देखिए दीपक जी, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते, किसी भी पार्टी के डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते। आप एक तरफ लालू जी पे उंगली उठा रहे हैं या उनके पूरे परिवार पे उंगली उठा रहे हैं, ईडी और सीबीआई की जांच करा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुई, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हुई, राजस्थान में क्यों नहीं हुई? इतने बड़े बड़े स्कैम्स आए, तब ये लोग कहाँ थे, इनकी ईडी और सीबीआई कहाँ गई हुई थी, तब क्यों नहीं छापे पड़े थे? ये तो 3 साल से है मैडम, उससे पहले 10 साल आप थी। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कहानी, राजस्थान की भले से नहीं हो, लेकिन पुरानी 5 साल की राजस्थान की कहानी आपने बहुत गाई। 3 साल में ही ये सब स्कैम्स आए। व्यापम घोटाला कब का है आप भी जानते हैं। में भी अच्छा 3 साल दूसरे कार्यकाल का है शिवराज सिंह चौहान के, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में उसकी जांच चल रही है। कि 3 साल क्यों लगे इन्हें लालू जी पे भी हाथ डालने में? ये दीपक जी 2004 के मसले ये निकाल के ला रहे हैं, तो 3 साल क्यों लगे इन्हें ये छापे लगाने में भी? 3 साल क्यों लगे लालू जी पे हाथ डालने पे इन्हें? चलिए प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। मेरे ख्याल से गठबंधन बन जाएगा, सरकार इनकी गिर जाएगी। मेरे ख्याल से ये जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप जितना लालू पर हमला करेंगे, चलिए मैं काउंटर सवाल पूछता हूं, आप जितना लालू पर हमला करेंगे उतना लालू का पॉलिटिकल केस मजबूत होगा? ये काउंटर प्रोडक्टिव बात हो सकती है आपके लिए? हो सकता है कि लालू इससे ज्यादा 10 गुना कोशिश करें 2019 के लिए महागठबंधन बनाने के लिए, जो आपके लिए खतरा बन जाए? देखिए, लालू प्रसाद यादव को अपनी राजनीति करने की पूरी स्वतंत्रता है और भारतीय जनता पार्टी सीबीआई की कार्रवाई में किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं कर रही। सीबीआई किसी जमाने में, कांग्रेस के जमाने में तोता हुआ करती थी। ये व्यापम का जिक्र कर रही, व्यापम में किस तरह की जांच हुई है वहां पर मध्य प्रदेश में, तो हमने अपने मंत्री तक को अब चील हो गई है, भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार किया गया, उस तरह की कार्रवाई कांग्रेस की हिम्मत नहीं कर सकेगी। अब जरा सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अभी जरा सुन लीजिए। शोभा जी बहुत प्रवचन दे रही थी आप मुझे बीच में बोलने पे, जरा शांति सुन लीजिए। एक इनका मुद्दा ये है कि 2004 से 2014, 2004 से 2009 के कार्यकाल की जांच आज क्यों हो रही है? ये प्रश्न तो कांग्रेस से किया जाना चाहिए कि 2009 से लेकर 2014 तक कांग्रेस सीबीआई नाम के तोते को, जब सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के कार्यकाल में सीबीआई को तोता कहा था, तोते को उसने लालू यादव की जांच क्यों नहीं कराई? क्यों लगाए? मेरा सवाल आपसे है, श्रीमती शोभा डिसिल्वा ओझा, मेरा आपसे प्रश्न है, श्रीमती शोभा डिसिल्वा ओझा, आप मेरा गलत नाम बोल रहे हैं, शोभा थॉमस ओझा बोलिए, वहाँ आप गलत नाम बोल रहे हैं। बीजेपी को झूठ बोलने की और प्रेम सॉरी, आप मेरा नाम सीख लीजिए, आज आप सीख लीजिए मेरा नाम। मेरे पिता का नाम थॉमस था, डिसिल्वा नहीं था। आप मेरे पिता का नाम सीख लीजिए, 10 बार लिख के सीख लीजिए। ओके सॉरी, ठीक है, मैंने सीख लिया, धन्यवाद। ठीक, अगली बार आप झूठ ना बोलो, गलत पिता मेरा नाम बनाए। आप कृपा करके मुझे बताइए, अब अच्छा ठीक है, मैं आपका रक्तचाप बढ़ गया, जरा आराम से आप मुझे कृपा करके बताइए। शुक्ला जी आपकी ओछी मानसिकता हर बार डिबेट में दिखाते हुई, तो 2009 से लेकर 2014 तक आ रहा है, आपकी मानसिकता दिख रही ना। हम आपकी व्यक्तिगत ना जाए प्रेम जी, बेहतर ये होगा कि हम व्यक्तिगत ना जाए, मुद्दे पर बात करें। को बचाने की है, कैसे आपकी प्रेम शुक्ला जी को अपनी मानसिक कृपया बुलाए, तो मुझे ना बुलाए करें। मैं ऐसी छोटी सोच वाले लोगों के साथ डिबेट करना पसंद ही नहीं करती हूँ। अच्छा, ये आपकी प्रॉब्लम है, सवाल का जवाब नहीं दे सकती, आप सवाल का जवाब नहीं दे सकती, इसलिए इनका असली चेहरा है, इसी तरह से ये समाज को बांटते हैं। आप सरकार में बैठी थी, तो लालू प्रसाद यादव के इन अपराधों पर आपने जांच क्यों नहीं की? लालू प्रसाद यादव को क्यों बचा रही थी? उन 5 वर्षों में लालू प्रसाद यादव को देखिए, क्योंकि वो राजनीति से हम प्रेरित होकर, हम राजनीति से प्रेरित होकर कदम नहीं उठाते थे। ये सरकार हम राजनीति से प्रेरित होकर कदम नहीं उठाते थे। आप महागठबंधन से डरे, आप राजनीति से प्रेरित होकर
सीबीआई में ईडी का उपयोग कर रहे, दुरुपयोग कर रहे। अच्छा एक मिनट मैं दोनों को खामोश करूंगा। मेरे ख्याल से हम पूरी तरह डिरेल हो रहे हैं। एक मिनट प्रेम जी रिक्वेस्ट करूंगा, हम पर्सनल ना हो। मैं फिर कह रहा हूं कि हम बहस को डिरेल ना करें। पहला सवाल अरविंद मोहन जी से। अरविंद जी, महागठबंधन में दरार पड़ गई, ये सब दिख रहा है, और जब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने कांग्रेस को बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया, उनका कहना था कि कांग्रेस की गलती थी जो नाम देने में देरी हुई या बाकी चीजों में हुई, इसके बाद आपको नहीं लगता कि ये सबके लिए खतरे की घंटी है? क्योंकि नीतीश कुमार के दिमाग को हम समझ रहे हैं, वो कोई भी चीज करते हैं बहुत पहले से प्लानिंग कर लेते हैं, और उन्होंने जिस तरह से बीजेपी को छोड़ा था वो प्लानिंग उन्होंने 1.5-2 साल पहले से कर ली थी, और अब लगभग 6-7 महीने से ऐसा लग रहा है जैसे वो लालू के साथ अनकंफर्टेबल हो। क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे अनकंफर्टेबल वाला पॉइंट कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जरूर है कि अपनी इमेज के आगे वो बाकी चीजों को थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं और अपनी इमेज को ऊपर रख रहे हैं। ये अगर गठबंधन की पॉलिटिक्स करनी है तो शायद उसके लिए बहुत सुटेबल नहीं होता है कि हर लीडर अपने को इस तरह से पोजीशन करता रहे। गठबंधन में लेना देना, थोड़ा नफा नुकसान और उससे भी ज्यादा मुद्दों को आगे रखने से गठबंधन बेहतर चलता। तो जो कांग्रेस के आलोचना के बाद नीतीश जी ने खुद ही कहा कि सिर्फ एक साथ होना जरूरी नहीं है, मुद्दे और एजेंडे पे भी बात होनी चाहिए, वो मैं अपनी जगह मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का वो कहना बहुत सही है। तो गठबंधन की बातचीत अगर आगे चलानी है तो एजेंडे पे ही बात होनी चाहिए, और उस एजेंडे में मुझे लगता है कि अब इस तरह की चीजें भी शामिल करनी चाहिए जो आज के तारीख में सामने बिहार में दिखाई दे रहा है कि जब ऐसी स्थिति आएगी तब क्या करेंगे। अगर जेडीयू इस्तीफा दिलाता रहा है अब तक या नीतीश कुमार इस्तीफा दिलाते रहे हैं तो उनके लिए ये क्राइसिस सचमुच बड़ा है कि वो तेजस्वी से इस्तीफा क्यों न ले, और अगर तेजस्वी इस्तीफा नहीं देते हैं फिर वो क्या कदम उठाएं। ये उनके लिए एक क्राइसिस है जिसको वो जल्दी बोल नहीं पाते। और शरद यादव क्या बोल रहे हैं हमने 4 मसलों पे देखा, नोटबंदी से लेके राष्ट्रपति चुनाव तक, उसको नीतीश कुमार मान लेंगे या जेडीयू मान ही लेगी ये कोई जरूरी नहीं। अगर केसी यादव और शरद यादव भी बोल रहे हैं, और आज मैंने जेडीयू के तमाम प्रवक्ताओं से, या तो मैंने खुद ने बात की, ऑफिस ने बात की, लेकिन सबने कहा कि हमें साफ तौर पर कहा गया है कि इस मुद्दे पर कोई भी प्रवक्ता कोई भी टिप्पणी न करे। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में कुछ और भी है। मुझे लगता है गठबंधन से अलग की बात या नया गठबंधन बनाना अभी उनके एजेंडे पे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बीजेपी की तरफ ही जाना एकमात्र दूसरा विकल्प है तो वो उनके लिए सुसाइडल होगा। उसके तुलना में वो इस गठबंधन में अपनी शर्तें मनवाएं, अपने एजेंडे को आगे रखें और अपने फैसले ज्यादा मजबूती से लागू कराएं। ये दांव तो हो सकता है चल रहे हों और ये चलना भी चाहिए। अगर लीडर वो हैं, उनके नाम पे चुनाव लड़ा गया, वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो अपनी सरकार की इमेज के लिए, बिहार के आगे की पॉलिटिक्स के लिए ये जरूरी है। लेकिन मुझे उस पूरे पॉइंट पे यही लग रहा है कि लालू यादव की अपनी छोटी पॉलिटिक्स, आरजेडी की छोटी पॉलिटिक्स, परिवार को ही सिर्फ ध्यान में रखने की पॉलिटिक्स, ये कहीं न कहीं खुद आरजेडी को और महागठबंधन को भारी पड़ रहा है। तो इसलिए आरजेडी को भी और आरजेडी के नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि फैसले किस तरह से ऐसे लिए जाएं जो गठबंधन को मजबूत करे, जो सरकार को मजबूत करे और आने वाले दिनों में खुद आरजेडी को भी फायदा करे, क्योंकि आरजेडी भी सिमट के कितने सीटों पे लोकसभा में रह गई थी जबकि कांग्रेस उसके साथ थी, ये उनको भी मालूम है। ठीक है, यहां पर समीर जी के पास चलेंगे। समीर जी, आपको नहीं लग रहा कि लालू यादव जो गरीबों के नेता थे, क्या बोलते हैं, वो लोग शोषितों के नेता थे, जो यादवों के नेता थे, मुसलमानों के नेता थे, अन्य ओबीसी वर्ग के नेता थे, एक बड़े वर्ग के नेता थे, वो सिर्फ परिवार के नेता तक सिमट गए हैं, सिर्फ एक फैमिली के नेता बन गए हों राज्य को छोड़कर? दीपक भाई, ये आपका सोच अभी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के सोच के साथ है, लेकिन हमारा सोच के साथ कहां है? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। समीर जी सुनिए, गांव में यही सोच। समीर जी सुनिए, लालू जी के परिवार में जितने सदस्य हैं, तेज प्रताप तेजस्वी, एक उप मुख्यमंत्री, एक मंत्री, मीसा भारती राज्यसभा की सांसद, एक वकील राज्यसभा के सांसद, तो मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि क्या उनका पूरा ध्यान अपने परिवार को, उसकी परंपरा को, उसकी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने में जा रहा है? लोग कहते थे लालू मीन्स बिहार, अब मुझे लग रहा है कि लालू मीन्स परिवार। आप एकदम दिमाग से इस बात को हटा लीजिए। पूरा बिहार का एक एक दलित, एक एक बैकवर्ड, एक एक मुस्लिम
आज सभी को उनके परिवार है, उस परिवार के हैसियत से लालू जी आज तक सबों को, लेकिन इतने तरह से किसी को ग्रिल करना और इस तरह से प्रताड़ित करना, यह भारतीय जनता पार्टी का प्रायोरिटी में है सबसे ज्यादा, कि कैसे इनको आगे 27 तारीख से लेकर के महागठबंधन देश में नहीं बनाने दे, ताकि ये बिहार में और दिल्ली में शिकस्त खाए हैं, पूरे अगला 2019 में पुनः शिकस्त खाएंगे। इसी डर से इतना ग्रिलिंग किया जा रहा है आदरणीय दीपक भाई। इस बात के लिए आपको पूरे समाज में हमारे तरफ से, और हम समझते हैं कि एक तो महागठबंधन आज भी बहुत मजबूत है, कहीं से ये नहीं है। नीतीश जी की तबीयत खराब थी, 4 दिन से चुप है, बेचारे बीमार है, इसका तात्पर्य ये नहीं लगाया जाए। कोई भी आदमी मैच्योर्ड होकर के पॉलिटिक्स करता है, अपने बुद्धि विवेक से पॉलिटिक्स करता है, लेकिन महागठबंधन में जिस ढंग से 7 निश्चय के द्वारा काम हुआ धरातल पे, एक एक जनता की अपेक्षा थी कि वो धरातल पे उतर जाए जल्द से जल्द, जिसमें भारतीय जनता पार्टी रुकावट कर रही है। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, पूरे देश में इनकी क्या हालत होगी? एक सवाल का जवाब दे दीजिए समीर जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, और अरविंद जी भी एग्री करेंगे कि लॉजिकल सवाल है। आज कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक इसलिए हुई क्योंकि हम 27 तारीख की रैली के बारे में प्रिपरेशन करना चाहते थे। क्या आपकी नीतीश कुमार जी से बात हो गई है और आप सभी दलों को बुला रहे हैं, तो क्या खुद नीतीश कुमार जी आपकी 27 तारीख की रैली को संबोधित करेंगे या नहीं? हमें पूरा विश्वास है कि महागठबंधन में एक एक व्यक्ति रहेंगे, एक एक नेता रहेंगे। आने वाला कल के बाद आपको फिर जो डिबेट में हम लोग आएंगे तो आपको लगेगा महागठबंधन कहीं से अटूट है और हर तरह से एकजुट है। कांग्रेस, आरजेडी या जदयू तीनों एकजुट है। अब पूरे 17 पार्टी के लोग आवेंगे बिहार में, इस तरह का आप सोच बनावे, पूरा देश में एक अच्छा मैसेज जाएगा। जो ये मैसेज इनको बुरा लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बुरा लग रहा है और किसी को बुरा नहीं लग रहा। आप दावे के साथ कह सकते हैं क्या नीतीश कुमार आएंगे उस रैली में? कौन रोक रहा है? अच्छा, ये बता दीजिए, क्या आपकी पार्टी की नीतीश कुमार से बातचीत हो गई और नीतीश कुमार उस रैली में आएंगे? हमेशा बात होती ही रहती है दीपक भाई, हमेशा बात होती रहती है। कहाँ बात हो गई? ये तो बीजेपी वाला सबका है कि चूंकि उनका एक अलग एजेंडा चल रहा है। वो एजेंडा है कि यहाँ के सरकार को डिस्टर्ब करे, यहाँ की जनता को डिस्टर्ब करे। वो गरीब जनता का कहीं से ये नहीं चाहती है कि उसका उत्थान हो। ये भारतीय जनता पार्टी 1 रुपया मनरेगा में बढ़ाती है और पूरे देश में मैक्सिमम बढ़ाती है। इसका तो ये हालत है, ये कहाँ से डेवलपमेंट ओरिएंटेड है? पूरा देश में होगा, बिहार में नहीं है भारतीय जनता पार्टी का कोई डेवलपमेंट जो गरीब गुरबा को। चलिए, हमने गलत बटन दबा दिया। अरविंद जी, आपको लगता है नीतीश कुमार जाएंगे? अगर आज की परिस्थितियां देखी जाए तो क्या 27 तारीख की रैली में नीतीश कुमार जाएंगे? आपके राजनीतिक विश्लेषण के हिसाब से, आपकी पत्रकारिता के हिसाब से? मुझे लगता है जाएंगे और जाना चाहिए, और अब तक जो सिग्नल है उस हिसाब से जाएंगे भी। लेकिन असली मसला ये है कि अगर वो अपने ताकत का इस्तेमाल करके, अपने पोजीशन का इस्तेमाल करके बिहार के गठबंधन को भी लाइन पे नहीं चला पाएंगे, तो फिर मुल्क में जो महागठबंधन बनाने की बात अभी मासेठ जी कर रहे हैं या कांग्रेस कर रही है या नीतीश कुमार खुद ही कर रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव के बहाने भी वो एक कोशिश हुई है, वो उस तरह का गठबंधन बना पाना मुश्किल होगा। गठबंधन के चलाने की शर्तें क्या होंगी, किस तरह से बेसिक फैसले होंगे, ये चीजें अगर वो नहीं तय कर पाए, जैसे चुनाव उनके नाम पे लड़ा गया। नहीं, इसी के लिए तो प्रेम गुप्ता जी और पूरी सरकार लगी हुई है कि किसी भी तरह से लालू यादव के लिए एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी जाए ताकि वो हर तरफ से ब्लॉक हो जाए। नहीं, लालू यादव गलतियां उन्होंने की होगी, मैं इस पर डिस्प्यूट नहीं करता हूं कि उन्होंने गलतियां की या नहीं की, लेकिन मैं पॉलिटिकल सिग्नलिंग की बात कर रहा हूं। लालू एकमात्र ऐसे लीडर हैं, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस को छोड़ दीजिए, जिनका बीजेपी से कोई कनेक्शन नहीं रहा है और जो एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स में अगुआ है। कम्युनिस्ट का भी बीजेपी से कनेक्शन रहा है, यूडीएफ और जो पहले सरकार वाले को छोड़ दीजिए, उस वाले दौर को उसमें भी बाद के दौर में
कांग्रेस और लेफ्ट के अलावा अगर इन पार्टियों में कोई भी बचा है जो किसी लेवल पे बीजेपी के से कहीं हेलमेल नहीं रहा और लगातार लड़ता रहा, तो वो लालू यादव हैं। ये बहादुरी उनके साथ है। इसके बावजूद ये तय करना पड़ेगा कि जो बड़े फैसले होंगे सरकार चलाने में वो क्या इसी तरह से चलेंगे, और परिवार के अलावा पहले साला दो, जब तक बच्चे छोटे थे तब तक आप 2 साला लोगों के सहारे सब कुछ कराएं, जब बच्चे हो जाएं तो फिर राज्यसभा उन्हीं को दें, टिकट उनको दिलवाएं, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मंत्री, परिवार के झगड़े के हिसाब से वहां मंत्रालय तय हो रहा है। ठीक है। अब शोभा ओझा जी, क्या जो रैली होने वाली है 27 तारीख को उस रैली में कांग्रेस के नेता जाएंगे? क्या राहुल जी जाएंगे? क्या सोनिया जी जाएंगे? क्योंकि 2019 की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए हो रही हैं। आप कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता हैं, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आपको तो जानकारी होगी है कि सोनिया जी या राहुल जी इस रैली में जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, महागठबंधन की रैली होगी तो निश्चित ही कांग्रेस के नेता जाएंगे। सोनिया जी और राहुल जी खुद? देखिए, वो तो समय बताएगा कि कौन जाएगा। बाकी कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी और कांग्रेस के नेता पार्टिसिपेट करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, आखिरी सवाल, मुझे 1 मिनट में कंक्लूड कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है 27 तारीख, ये क्विज का सवाल है, कौन बनाएगा, कौन बनेगा करोड़पति का सवाल है, कि क्या लालू की इस रैली में नीतीश कुमार जाएंगे? फिर उस दिन आपसे बात करूंगा 27 तारीख को कि वो पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। आपका पत्रकारिता का आकलन क्या कहता है? ये नीतीश यदि अपनी नीतियों से अलग होंगे तो निश्चित तौर पर लालू की पूंछ बनकर जाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी अपनी नीति है। और लालू के समोसे में परिवार के आलू के अलावा बाहर का आलू भी नहीं है। अब तो साले भी उनके साथ नहीं है, सुभाष और साधु भी बाहर है। तो अब लालू सिर्फ अपने परिवार के, अपने समोसे में परिवार का आलू रख रहे, और परिवार पूरा भ्रष्ट है। तो इस भ्रष्ट परिवार के साथ क्या वो गठबंधन बना के अपने को क्लीन चेहरा रख पाएंगे, ये नीतीश के समक्ष बड़ा प्रश्न है। ठीक है, आखिरी एक कमेंट करना चाहूंगा, क्योंकि आपने आलू और लालू की बात की। अरविंद मोहन जी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 5 साल पहले के चुनाव में जब मैं गया था, जिसमें नीतीश कुमार जी दूसरी बार जीते थे, मैंने पूरी तरह देखा कि बिहार से लालू भी खत्म हो रहे हैं, आलू भी खत्म हो रहे हैं, और साथ ही साथ उसके समोसे के ठेलों को चाइनीज ठेलों ने पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है, जो चाउमीन और मोमो बेच रहे हैं। तो देश की एक हकीकत ये भी है, देश कितना बदल चुका है, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। तो हमारी आज की महाबहस में इतना ही। हम पल पल की खबरें, इस महागठबंधन की जो दरारें हैं, उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उनकी क्या क्या अंदर की कहानियां हैं, ये हम आपको बताएंगे विस्तार से 9 बजे मेरे बुलेटिन टुनाइट विद दीपक चौरसिया में। तब तक इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।